अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम इस वक्त जो एक ऑन गोइंग पेंडेमिक सिचुएशन है जिसका हमें सामना है, मैं चाहूँगा उस पर हम बात करें और बिलखसूस उन तमाम एस्पेक्ट्स को हम कवर करें जहाँ पर बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी रियलिटीज़ हैं, फिर हकीकत क्या है, कितनी पेशरफ्त हो चुकी है इसकी वैक्सीन तैयार करने के लिए, और फिर एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इसकी वैक्सीन अगर तैयार भी हो गई तो ये वायरस ख़त्म नहीं होगा, ये वायरस हमारे दरमियान ही मौजूद रहेगा। हम एक क़ुव्वत मुदाफ़त एक सिस्टम डेवलप कर लेंगे और इस वायरस से नबरदाज़मा हो सकेंगे। इस वायरस का मुकम्मल ख़ात्मा मुमकिन नहीं है। कहीं पर जो एंटी प्लाज्माज हैं उनकी बात की गई है कि वो एक इस मसले का हल है, कुछ कामयाब तजर्बे भी किए गए हैं। कुछ दुनिया के हिस्सों में जो एबोला के हवाले से एक वैक्सीन थी उसको भी इस करोना वायरस के लिए मुफीद करार दिया जा रहा है। तो अगर ये कहा जाए कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रियलिटीज़ हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते, फिर हमारे बहुत सारे फैसले यहाँ पर जो हुकूमत ने किए या पिछले हफ्ते जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात आए कहीं ना कहीं उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। मैं चाहूँगा जितनी भी रियलिटीज़ या मिथ्स या जो भी हकायक के सारे वायरस से अटैच्ड हैं, हम उन पर आज के प्रोग्राम में ज़रा बात करें। और फिर ये जो एक माजरा हम सुनते हैं कि जी सरकारी लैब से पॉजिटिव आ गया, प्राइवेट लैब से नेगेटिव आ गया, फिर एक और प्राइवेट लैब से पॉजिटिव आ गया, ये सारा मामला क्या है और इसके पीछे रियलिटीज़ क्या है। और फिर मैं चाहूँगा उन लोगों का भी हम तज़किरा करें जो सिरे से इस पूरे के पूरे वायरस को एक हकीकत ही नहीं मानते और वो अपना लाइफस्टाइल और ज़िंदगी उसी तरह गुजार रहे हैं, वो इसको एक साजिश करार देते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में हम इनको एनालाइज़ कर सकें, इनको डायसेक्ट कर सकें, इन पर बात कर सकें। और बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें आज ज्वाइन किया डॉक्टर जमाल नासिर साहब ने। आप सदर हैं पाकिस्तान ग्रीन टास्क फोर्स के और मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं जिनमें हेपेटाइटिस है, पोलियो है, उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज रखते हैं। और इसी नॉलेज का आज फ़ायदा उठाते हुए हम चाहेंगे कि कोरोना वायरस के हवाले से हम जो भी आगाही हासिल कर सकते हैं हम वो करें। डॉक्टर जमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कैसे देखते हैं आप इस बात को जो कि हम चले गए, पहले हमने लॉकडाउन कहा, वो पार्शल लॉकडाउन रहा, फिर हम सॉफ्ट लॉकडाउन की तरफ, फिर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ, और फिर हमने लॉकडाउन ख़त्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी मॉल्स भी खोल दें, 7 दिन खोल दें। वायरस भी हम देख रहे हैं जैसे जैसे टेस्टिंग हो रही है लोग ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, अमवात भी हम देख रहे हैं हो रही है। बट क्या इज़ इट द न्यू नॉर्मल दैट नाउ वी हैव टू लिव विद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान साहब, आपने बहुत सारे सवालात जो है ना एक ही सवाल में कर दिए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि बारी बारी इनको सारों को टच करूं। पहली बात तो यह है कि दुनिया एक चीज़ पर पहुंच गई है और मुत्तफिक है और कि लॉकडाउन जो था वो हल नहीं था। उसकी वजह यह है कि ये दुनिया ने मान लिया है कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाना चाहिए। आपने जितने लोगों को छुपा के रखा, बेसिकली आपने उनको इम्यूनिटी की तरफ आने नहीं दिया और वो ज़्यादा रिस्क पे हुए कि वो जब भी निकलेंगे वो बीमार हो जाएंगे। बल्कि मैं आज ही एक प्रोफेसर माइकल जो कि 2013 के नोबल इनाम याफ्ता हैं केमिस्ट्री में और स्ट्रक्चरल बायोलॉजिकल साइंसेस पे बड़ा अबूर रखते हैं, उनकी एक वीडियो मैंने सुनी है और उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के होने से वायरस ने इतने लोगों को नहीं ख़त्म किया जितना ये इसके नुकसानात से लोग ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि एक बंदा जो कि नोबल प्राइज रखता है उसकी ये बात को हमें अहमियत देनी चाहिए। मैं डॉक्टर साहब चाहूँगा, चूँकि हम बड़ा तफसील से आज के प्रोग्राम में ये बात करना जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा जहाँ जहाँ को कन्फ्यूजन है वो क्लैरिटी मिलती रहे। आपने कहा कि इसको लोगों को बंद नहीं रखना चाहिए था, जब वो निकलेंगे तो अचानक ये वायरस फैलेगा, और अब आप साथ ही फरमा रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह के ज़्यादा असरात आए। तो क्या लॉकडाउन जो पूरी दुनिया ने किया था वो गलत था? नॉर्मल लाइफस्टाइल में दुनिया जीती और खुद से इम्यूनिटी डेवलप करती, ये नुकता है? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हुआ ये है कि आपको पता है इस वक्त फ्रांस में, स्पेन में सबसे ज़्यादा फैला है इस वक्त। आप देखें फ्रांस में 15% पे मॉर्टेलिटी रेट गई है और तकरीबन कोई 2 लाख के करीब उनके हुए हैं। वहाँ का एक पास्चर इंस्टीट्यूट है, उसने एक अभी पब्लिश किया है आर्टिकल कि क्योंकि फ्रांस में तकरीबन कोई 2.25 लाख के करीब जो है बंदे जो है वो इसके इन्फेक्टेड हुए थे और काफ़ी ज़्यादा हलाकतें हुई थी। तो उन्होंने जब वो मास लेवल पे एंटीबॉडी टेस्ट और दूसरे किस्म के टेस्ट किए, जो बदकिस्मती से हमारे यहाँ अभी तक हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही, तो उन्होंने जो रिसर्च की पता चला कि बेसिकली ये 2 लाख इन्फेक्टेड नहीं थे। आपको पता है फ्रांस की आबादी जो सिर्फ 7 करोड़ है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 28 लाख लोग जो थे वो इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके थे और ये 28 लाख में ज़्यादा तादाद उन लोगों की थी जिनको कोई सिम्टम नहीं आए थे और उनको अचानक पता भी नहीं चला या बहुत मामूली खांसी नज़ला हुआ। तो इसका मतलब ये है कि फ्रांस में भी 5% ऑफ द पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो चुकी थी।
इसी तरह फिर उन्होंने स्पेन में भी यही किया। स्पेन की आबादी आपको पता है कि तकरीबन 4.5-5 करोड़ है। वहां पता चला कि जो एक्चुअल फिगर ये 2 लाख के करीब दे रहे हैं, वो 24 लाख बंदे इन्फेक्ट हो चुके थे। इसका क्या मतलब है कि 22 लाख लोग वो हैं जिन्हें पता ही नहीं चला। तो जब आप इन फिगर को रख के मॉर्टेलिटी रेट को लेके आते हैं तो वो 0.2-0.3% पे इवन स्पेन और फ्रांस में बनती है। फिर स्वीडन में एक प्रोफेसर जॉहन है, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त स्टडी की कि स्वीडन दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जिसने लॉकडाउन की मुखालफत की। उन्होंने अपने मुल्क में कोई चीज़ को बंद नहीं होने दिया, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, शॉपिंग मॉल, हर चीज़। उन्होंने कहा लोगों को अंदर इम्यूनिटी पैदा होने दें क्योंकि ये वायरस ख़त्म नहीं होगा जी। बहुत दुनिया ने उनको क्रिटिसाइज किया और अभी तक आप देखें कि 3.5-4 महीने में उनकी तादाद कोई 30-40 हज़ार के दरमियान ही बनती है। और मरने वाले अगरचे मॉर्टेलिटी उनकी थोड़ी सी ज़्यादा हुई, लेकिन जब ये डॉक्टर साहब जॉहन जिन्होंने रिसर्च की तो पता ये चला कि वहाँ 5 लाख के करीब यानी कि लोग इन्फेक्ट हो चुके थे। इसका मतलब ये हुआ कि 5 लाख लोग वो थे जिनमें इम्यूनिटी खुद ब खुद डेवलप हो गई। वो क्यों हो गई? उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट दिया कि लोगों को आस्ता आस्ता खोलो, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी में ये होता है जब वायरस बाहर निकलता है तो वो आस्ता आस्ता लोगों की उनके मैं डॉक्टर जमाल साहब एक नुक्ता है फिर यहाँ पर एक तो बात कि लॉकडाउन वाज नॉट द राइट सोल्यूशन। डू यू एग्री विद दैट? आई एम 100% एग्री एटलीस्ट। अच्छा, मुझे फिर एक बात बताइए, आप कुछ हवाले दे रहे हैं, अब चाहे मेडिकल एक्सपर्ट्स पाकिस्तान से लेके और बड़े बड़े ब्रेन्स जो हैं जो इन तमाम तर वायरसेस को समझते हैं वो पूरी दुनिया में हैं, अक्रॉस द ग्लोब हैं। हम तो एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत आला जहन मौजूद हैं। वो सब के सब गलत थे और तमाम ममालिक, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज एक गलत काम करते रहे, गलत फैसला करते रहे। किसी ने इस दूसरी लाइन पे नहीं सोचा, इसकी क्या वजह? देखिए, मैंने अभी गलत का लफ्ज़ इसलिए नहीं कहा, जाहिर है उनको तो मैं मुकाबला नहीं कर सकता। जाहिर है मैं एक बहुत उनके मुकाबले छोटा सा आदमी हूँ और बहुत छोटा सा डॉक्टर हूँ, वो बहुत बड़े रिसर्चर हैं। लेकिन उस वक्त जो उन्होंने फैसले किए ना, क्योंकि वायरस इतनी तेज़ी से आया कि उन्होंने अपने हिसाब से ठीक फैसले किए। उस वक्त वायरस का कुछ पता नहीं था ये क्या करने जा रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन वक्त के साथ साथ कम अज़ कम पाकिस्तान के अंदर, मैं अब पाकिस्तान पे आना चाह रहा हूँ कि कम अज़ कम पाकिस्तान में हमें ये पता चला कि ये वायरस वो वायरस नहीं था जो आपका यूरोप में आया, जो आपका चाइना में आया। क्योंकि आप देखें कि अताउर रहमान साहब के वालिद साहब का जो इंस्टीट्यूट है, जमीलुर रहमान इंस्टीट्यूट, वहाँ उन्होंने वायरस पे स्टडी की। पता चला कि ये जो वायरस पाकिस्तान में आया था, 8 से 9 जगह उसमें म्यूटेशन हो चुकी थी। और अब तो एक और रिसर्च हो रही है कि हर वायरस जो जिस मुल्क में जा रहा है उसमें म्यूटेशन हो रही है और हर वायरस हर मुल्क के हिसाब से दूसरी तरह बिहेव कर रहा है। आप एक और देखें कि ये जितने मुल्क हैं हमारे सार्क के, तकरीबन 2.25 और 2.5 अरब की आबादी है, इनमें अब तक कितने केस हुए हैं? 3.5 महीने 3 महीने में 1,70,000 केस हुए और मरने वालों की तादाद मेरा नहीं ख्याल कोई 5,000 से ज़्यादा है। इसी तरह आप गल्फ कंट्रीज़ में चले जाएं जहां बहुत अच्छा लॉकडाउन हुआ, फिर उन्होंने खोला। वहाँ भी इस वक्त जो गल्फ कंट्रीज है 12, उनमें 1 लाख, यानी कि तकरीबन आप समझ लें कि वहाँ भी फिगर ऐसी है कि ना होने के बराबर। अफ्रीका में चले जाएं, वहाँ भी ना होने के बराबर। पाकिस्तान में भी आपको एक मज़े की बात कहूँ कि अगर हम डाटा ये जो है ना थोड़ा सा कर ले, जो अब तक बदकिस्मती से हमने ये डाटा कलेक्ट नहीं किया कि कितने बंदे जो है वो वायरस का शिकार हुए हैं, कितने लोग वो थे जिनको कोई सिम्टम्स नहीं आए और उनमें इम्यूनिटी पैदा हो गई, कितने लोग वो थे जिनको थोड़ा बहुत नज़ला ज़ुकाम खांसी हुआ। क्योंकि आप PCR टेस्ट हर बंदे का नहीं कर सकते। PCR एक बड़ा महंगा टेस्ट है, बड़ा टेक्निकल टेस्ट है और अभी तक मैं समझता हूँ कि उसके इतने टेक्निकल जो है ना लोग पैदा नहीं हो सके कि जो PCR को बहुत अच्छे तरीके से कर लें। उसकी जगह हुकूमत को चाहिए कि एक ख़ास इलाके को जहाँ 1,00,000 2 लाख उनके एंटीबॉडी टेस्ट करें। उससे पता तो चले कि हमारे इस वक्त मुल्क में कितने लोग हैं जिनको वायरस होके ठीक भी हो चुका। इस वक्त रिसर्चेज हो रही हैं बहुत सारे अस्पतालों में, ख़ास तौर पे पिम्स में एक रिसर्च हमारी हो रही है। हमने उनमें देखा कि वो डॉक्टर जो इन लोगों के साथ या स्टाफ था जो कोरोना के मरीजों के साथ रहता है, उनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आए, उनमें एंटीबॉडी निकली कि नहीं निकली। एंटीबॉडी बुनियादी तौर पे ये होती है कि जब किसी शख्स के अंदर वायरस दाखिल होता है तो 2 तरह की एंटीबॉडी पैदा करता है। एक शुरू की एंटीबॉडी जिसे हम IgM कहते हैं, जब ये होती है तो ये इन्फेक्शन को जाहिर करती है। लेकिन थोड़े अरसे के बाद, 14 दिन के बाद, एक और एंटीबॉडी पैदा होती है जिसे हम IgG कहते हैं। हम अगर IgG लोगों को चेक करना शुरू कर दें और जिन लोगों के अंदर IgG एंटीबॉडी आ गई है, इसका मतलब ये है कि वो लोग जो है इस बीमारी से महफूज हो चुके हैं। तो इसलिए
हमें ये पीसीआर करने के बजाय अब एक डाटा कलेक्ट करना चाहिए। तो ये इस वक्त जो मॉर्टेलिटी रेट पाकिस्तान में केपीके को मिलाएं तो 2.1% बनता है और इसको केपीके को निकाल दें तो 1.5% बनता है। तो पता ये चलेगा कि ये 40-50 हज़ार 60 हज़ार की फिगर नहीं है, बल्कि हो सकता है ये लाखों में ये तादाद हो चुकी है। क्योंकि हम मान लेते हैं कि ठीक है, लेकिन मोर्टेलिटी रेट है और चूंकि सिम्टम जाहिर नहीं हो, कम हो जाएगा ना। देखें, अगर अगर आप इस वक्त आप कहते हैं ये 50 फॉर एग्जाम्पल 60 हज़ार है, मैं कह रहा हूं ये 2,60,000 होंगे इस वक्त पाकिस्तान में, तो मोर्टेलिटी रेट जो 1.5% है वो 0.2% पे चला जाएगा, लोगों का खौफ दूर हो जाएगा। इसलिए एक तो मेरी इल्तिजा मुझे डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, जो लॉकडाउन खुलने की बात थी तो बड़ा एक वावेला हुआ और बहुत सारे डॉक्टर्स रात में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और ये मरहलावार जब जब खुलता रहा तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम देखते रहे जहां पर कहते रहे खुदारा ये ना करें। आज आपकी क्या राय होगी कि ये बेहतर किया कि ये काम कर दिया कि लॉकडाउन को खत्म कर दिया? बहुत अच्छा किया सर, मैं तो उसका हामी हूं कि 24 घंटे लॉकडाउन को खत्म होना चाहिए। ये मैंने बड़े दिन से इस बात पे लड़ रहा हूं, 24 घंटे, क्योंकि मैं अभी भी समझता हूं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस इतना बड़ी वबा नहीं है। ये जो आपके मीडिया में चल रहा है या ये जैसे टेलीफोन करते हैं हेलो तो जानलेवा बीमारी है, हर बंदा कहता है, ऐसा नहीं है। देखें ना, फिगर से बात करें। मैंने आपको फिगर दी है कि 100 में से इशारिया 2 बंदे मर रहे हैं, और ये भी इशारिया 2 बंदे बड़ी इंटरेस्टिंगली सुन लें अस्पतालों में क्या हो रहा है। जब एक मरीज किसी वजह से भी इमरजेंसी में जाता है और मर जाता है तो उसके लवाहिकीन को कहा जाता है कि इसका हमने कोरोना टेस्ट करना है। अब जब कोरोना टेस्ट का रिजल्ट 3 दिन तक आता है तो उनके लवाहिकीन को ये कहा जाता है कि आप 3 दिन इंतजार करें, जब तक ये टेस्ट नहीं आएगा बॉडी को दफना नहीं सकते। दूसरी सूरत में उनके लोगों को कहा जाता है कि आप लिख दें कि ये कोरोना पॉजिटिव है तो हम खुद इसको दफना देंगे। ये आपके सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। नहीं, ये डॉक्टर जमाल साहब, फिर ये कोरोना ना हुआ, ये तो कोई साजिश है, कोई आलमी साजिश है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कोरोना। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि हर बीमारी कोरोना नहीं होती। नमूनिया से देखें, 2017 में एक बहुत खौफनाक वेव आई थी पाकिस्तान में फ्लू वायरस के नाम से, उसमें बहुत लोग मरे थे, कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो ये हर साल आता है और हर नमूनिए को, हर लंग्स की बीमारी को, हर सांस को चढ़ने वाले को, हर बुखार को आप कोरोना नहीं कह सकते। मैं साजिश का लफ्ज़ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये वायरस भी फ्लू की तरह, अब नज़ला जुकाम की तरह बिहेव कर रहा है। आप यकीन कीजिए, आप पूरे पाकिस्तान के अस्पतालों को विजिट करें, इस वक्त तकरीबन मुझे डॉक्टर साहब, मैं एक तरफ तो बहुत मुझे पॉजिटिव नज़र आ रही हैं चीज़ें, लेकिन साथ साथ मैं बड़ा कंफ्यूज होता जा रहा हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल दूसरी चीज़ें हैं जो हमें बाकी डॉक्टर्स रात बताते रहे हैं या जो हम सुनते रहे हैं, और अब जो आप बात कह रहे हैं ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मैं चाहूँगा इस पर मज़ीद क्लैरिटी हो जाए। आपकी नज़र में कोरोना वायरस एक वायरस है जो एग्जिस्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान में ये शायद उतनी शिद्दत से नहीं है जितनी शिद्दत से इसका आगाज़ हुआ था। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ सर? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे नाराज होगा, मेरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर का काम ये नहीं है कि मीडिया पे आके ना आंसू बहा के लोगों को डराएं। डॉक्टर का काम ये है, मरीज मर भी रहा है ना, कैंसर का मरीज है, आखिरी स्टेज में है, तो हम कहते हैं यार तुझे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर का काम है हौसला देना। देखें, एहतियाती तदाबीर ज़रूर आप कहें, मैं उस पर नहीं कभी भी कोई मुख्तलिफ आरा करूंगा, लेकिन ये वाली बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि अब देखें ना, 3-3.5 महीने होने जा रहे हैं। डॉक्टर जमाल साहब, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, ये हाथ धोने की बात, मास्क पहनने की, ग्लव्स की, ये सारी बातों से आप इत्तेफाक करते हैं, ये तो दुरुस्त है ना सर? इसमें तो 100% इत्तेफाक करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि 98% बंदा इस वायरस से महफूज रह सकता है। साबुन से हाथ धोना चाहिए। जो एहतियाती तदाबीर हुकूमत कह रही है वो करनी चाहिए, इस पर तो कोई दो आरा नहीं है, इस पर तो कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन जो आपका सवाल है ना कि क्या पाकिस्तान में ये एक खतरनाक हद तक फैला हुआ है, मैं इस पे कह रहा हूं कि ये खतरनाक हद तक नहीं, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। लेकिन जो मरने वालों की तादाद है वो बहुत कम है, उसकी बहुत सारी वजूहत है। वो जितनी बताई जा रही हैं, जो रिपोर्टेड हैं, वो उतनी हैं आपकी नजर में, या रिपोर्ट ज्यादा? नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं 0.2% पे लेके जा रहा हूँ मॉर्टेलिटी, यानी कि 100 में से इशारिया जो फ्लू से भी मरते हैं, जो नज़ला जुकाम से भी मरते हैं। मुझे तो अफसोस ये होता है कि हम कोरोना लोग बैठ गए हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि अच्छा, मैं पहले इस पे आता हूँ, जो आपने सवाल किया था ना वायरस पे, वो बड़ा जरूरी है कि ये वायरस जमीलुर रहमान इंस्टीट्यूट में तय हुआ कि ये जो वायरस आया है मुख्तलिफ वायरस है, और अताउर रहमान साहब ने टीवी मीडिया में बड़े टॉक्स में इसका जिक्र किया है, और इसकी जो खतरनाक यानी कि इसको की सलाहियत है वो मुख्तलिफ है पूरे गल्फ एरिया में। दूसरा,
आप देखें अमेरिका में भी रिसर्च हो रही है कि बीसीजी वैक्सीनेशन पे काम हो रहा है कि ये, क्योंकि जो सार्क के लोग हैं, इवन जापान, कोरिया और सिंगापुर, ये तमाम वो ममालिक है जहाँ बीसीजी यानी टीबी की वैक्सीनेशन की जाती है। और ये भी एक स्टडी अमेरिका में शुरू हो चुकी है और उन्होंने बीसीजी वैक्सीनेशन शुरू करा दिए कि वो ममालिक जहाँ टीबी की वैक्सीनेशन दी जाती थी वहाँ अब ये इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। इसी तरह वो तमाम ममालिक, अफ्रीका को देख लें जहाँ मलेरिया बहुत कॉमन था, और इवन हमारा पूरा कंट्री देख लें, अरब कंट्री देख लें, अफ्रीका में इस वक्त आप देखें 70,000 भी केस नहीं हुए, यानी कि, और मरने वालों की तादाद भी कोई 2,000 है, हालांकि दुनिया में फैला हुआ है ना जी। फिर एक और अपनी फिगर आप ठीक करें। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि आपको याद होगा कि बड़ा क्रिटिसाइज किया गया ट्रंप को, जब उन्होंने एक डॉक्टर विलियम ब्राइन थे, उन्होंने जब एक स्टेटमेंट दी और ट्रंप साहब खड़े हुए थे। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, किसी आम मुल्क के प्रेसिडेंट नहीं है। वो बात बड़ा मतलब जो भी है साइंटिस्ट से करते हैं। उन्होंने कहा कि टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। आप देखें पाकिस्तान, जितनी मैंने आपको मुल्क गिनवाए हैं, इनका टेम्परेचर भी मुख्तलिफ है, इनकी ह्यूमिडिटी भी मुख्तलिफ है। और चौथी बात यह कि ये जो हमारा ख़ास तौर पे गल्फ़ के, ये पाकिस्तान के सार्क के लोग हैं, इनकी ह्यूमिडिटी लेवल देखें ना, गंदा पानी ये लोग पीते हैं 80%, ग़िज़ाएँ हमारी 80% ख़राब मिलती हैं, और यानी कि वैक्सीनेशन होती है अपनी जगह, तो इम्यूनिटी हमारी इतनी ज़्यादा माशाल्लाह हो चुकी है बीमारियों के साथ कि हमें ये वायरस इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ठीक है, मैं डॉक्टर जमाल साहब जो एक और चीज़ जो आपने कही थी, मैं उस पर आना चाहूँगा। आपने कहा था कि हो ये रहा है कि अगर किसी की किसी भी वजह से मौत हो रही है तो कहा जा रहा है उसको सरकारी अस्पतालों में कि 3 दिन तक तदफीन नहीं होगी, क्योंकि कोरोना टेस्ट होगा और कोरोना टेस्ट के बाद जो है तदफीन इसकी हो पाएगी। लेकिन अगर जो लवाकिन हैं वो ये कह दें कि तस्लीम कर लें कि ये कोरोना ही था, तो फिर फ़ौरन डेड बॉडी हैंड ओवर भी हो जाएगी या शायद तदफीन भी हो जाएगी। अब ये तो सवाल जन्म देता है कि ये तो फिर शायद सब मिले हुए हैं, को बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, जानबूझ के नंबर ऑफ केसेस बढ़ाने हैं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, इसको आप दूसरे एंगल से लें। वो इस एंगल से मैं ले रहा हूँ कि वो उनकी नीयतें ख़राब नहीं है, शायद वो सिर्फ इसलिए चाह रहे हैं कि कोरोना, क्योंकि पहले ही आपको पता है पूरे मुल्क में इतना खौफ फैला हुआ है, एक एहतियाती तदाबीर है, अभी SOP बने हुए हैं, हुकूमत ने एक SOP बना दिया है, क्योंकि एक मरीज जो आया है अचानक और जो मर गया, इसको देखें जब तक सबूत ना हो जाए कि ये कोरोना था या नहीं था, बड़ा मुश्किल है कि इसको कहना कोरोना। तो वो अपने हिसाब से जो डॉक्टर्स हैं या अस्पताल के लोग हैं वो अपनी SOP को फॉलो कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, वो डॉक्टर भी अपनी जगह ठीक कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि अगर कोरोना का मर गया था बंदा तो फिर उसके घर वालों को चेक किया जाए, उस इलाके को चेक किया जाए, तो अप्रोच उनकी भी गलत नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है कि जिसका मरता है वो तो कहता है यार मैंने दफनाना है तो मेहरबानी फरमाएं, तो वो फिर आइसोलेट करते हैं। तो इसमें नीयत किसी की ख़राब नहीं है, ऐसे ही मैं कह दूँ, ये एहतियाती तदाबीर है जिसको अब हमें तब्दील कर देना चाहिए। क्योंकि अभी मैं फिर आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर बिलाल का मैं अमेरिका से एक इंटरव्यू सुन रहा था, उनसे सवाल किया गया कि जो लोग मर जाते हैं तो आप इनका क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो एक खौफ है ना जी, बड़ा जो बस बंदे को अलहदा कर दो और 10-5 बंदे साथ हों और चाहे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स को दफना देते हैं। उन्होंने कहा जी अमेरिका में एक बात तो तय है कि जो मरने वाला है मुसलमान खास तौर पे, जब उसको हम नहा धुला के, ज़रूर है जो नहलाने वाला है उसने कपड़े प्रोटेक्टेड पहने हो, ग्लव्स पहने हो, मास्क पहना हो, मरने वाले के मुंह से जब तक देखें ये वायरस एक ही सूरत में एक दूसरे को जाता है, जब एक आदमी खांसता है और दूसरा आदमी सांस लेता है। मरा हुआ आदमी क्योंकि ना खांसता है ना सांस ले सकता है, और जब आप उसको नहला धुला के, आप एक तरफ कह रहे हैं कि 20 सेकंड जब अगर धो तो वायरस खत्म हो जाता है, तो वो वहाँ अमेरिका में ये कर रहे हैं कि उसको बाकायदा अच्छी तरह नहलाते धुलाते और बाकायदा जनाजे हो रहे हैं। ये वाला कंसेप्ट वहाँ नहीं है जो हमने डेवलप किया है। ठीक है डॉक्टर जमाल साहब, ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर मजीद बात करते हैं और जो मजीद क्लैरिटी है वो इस पर लेते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। डॉक्टर जमाल साहब, आपसे काफ़ी दिलचस्प गुफ्तगू जो पहले हाफ में भी हुई। सवाल ये है कि हमने बहुत सारी चीज़ों में शायद परसेप्शंस नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। ये अगर डॉक्टर जमाल नासिर इस बात को जानते हैं तो ये बात क्यों नहीं आला सतह तक पहुंचती? बाकी डॉक्टर हजरात के साथ भी आप राब्ते में रहते होंगे कि भाई आए हम इस पर ये बयानियाँ पेश करें जो इस वक्त आप मेरे साथ इस प्रोग्राम में शेयर कर रहे हैं
क्योंकि जो सरकार का बयानिया है, जो बातें हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जिनमें से बहुत सारी बातों से आप इत्तेफाक नहीं करते। ये बात आपकी और साथियों से भी होती? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। अगर आप देखें एनडीएमए के चेयरमैन जनरल अफजल की जितनी भी ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने, वो कहते हैं मैं शुरू से ही लॉकडाउन के हक में नहीं था। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन की, जो खुद डॉक्टर जमाल साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, इमरान खान साहब भी यही कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। फिर कौन है जो करवाता है लॉकडाउन? सर सवाल तो ये पैदा होता है। सर लॉकडाउन हो चुका, वो इतना पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा। सबसे पहले तो देखें ना, इतना ज्यादा पॉलिटिकल, असल में हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो हम बुरी चीजें ना वो दुनिया की फौरन एक्सेप्ट करते हैं और अच्छी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। दुनिया ने लॉकडाउन किया, हमने अपने माशी हालात को नहीं देखा। मैंने आपको कहा ना, हमने अपने माशी हालात को देखा ही नहीं और आंखें बंद करके, और जिस मुल्क में सर 7 से 8 करोड़ बंदे, मैं वो बात एक आ रहा था दूसरी तरफ पहले, कि जिस मुल्क में 1000 बच्चा रोजाना नमूनिया और डायरिया से मर रहा है, जिस मुल्क में 44,000 बंदा हर साल टीबी से मरता है, जिस मुल्क में 16,000 ट्यूबरकुलोसिस रेजिस्टेंट, यानी कि वो टीबी जिससे दवाइयां असर नहीं कर रही वो होते हैं, जिस मुल्क में 4 लाख लोग दवाई के बगैर हार्ट की बीमारियों से मर जाते हैं, जिस मुल्क के अंदर जो है वो एड्स इस कदर खौफनाक तेजी से फैल रहा है कि आप इमेजिन नहीं करते। कोई डाटा नहीं है इस वक्त, लाखों बंदे इस वक्त पाकिस्तान में एड्स के मरीज हैं। जिस मुल्क में 1 करोड़ 60 लाख हेपेटाइटिस बी और सी के वायरस लेके लोग फिर रहे हैं, 1 करोड़ 60 लाख। अब उनमें से भी ये है कि 5 लाख के करीब सिर्फ उनको इलाज की सहूलत मुयस्सर है या वो करा लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ 55 लाख लोगों के अंदर हेपेटाइटिस बी और वायरस मौजूद है, सी का, और इनमें से 70% लोगों को अल्टीमेटली जिगर फेल हो जाएगा, जिगर उनका खराब हो जाएगा, और उनमें से भी 5% लोग जो हैं उनको कैंसर हो जाएगा। कभी आपने ये सारे जो लोग हैं इनको मिलाएं तो ये 20 लाख के करीब वो बीमारी हैं जिनको आप रोक सकते हैं। कभी हमने नहीं सोचा कि यार 20 लाख को जो है ना सोचें हम। जो 3 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि अब कोरोना इतना मसला नहीं, और आप देखें कितना अरबों रुपए लगा दिया गया। भाई हमें चाहिए प्लानिंग करें, और हम इतनी प्लानिंग करें कि 20 लाख बंदा मर रहा है, इसका कभी किसी ने सोचा है? 1000 बच्चा रोज मरता है। कभी थरपारकर में जब बंदे भूखे मरते हैं बच्चे, उस वक्त किसी ने आवाज नहीं उठाई होती? इस तरह सारे मुल्क में मिलकर सारा मीडिया आ जाए, सारे लोग आ जाएं, सारी हुकूमतें आ जाएं, सारी पोजीशन। मेरा मकसद ये है कि हमें अपनी प्रियोरिटीज देखनी चाहिए। हमारी वो 20 लाख प्रियोरिटी है। कोरोना तो खत्म, कोरोना वैसे चलेगा, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये तबाह बर्बाद कर देगा मुल्क को, तो ऐसा नहीं है। 26 फरवरी को पहला केस आया, और लेकिन क्या किसी की भी सर मौत नहीं होगी कोरोना से? ये नॉर्मल नज़ला जुकाम सबके लिए हो गया या कुछ के लिए सीरियस? नहीं, वो मैं आ रहा हूं। पहले तो मैं आपको एक दलील दूं ना कि 26 फरवरी को आया, और इस वायरस की ये क्वालिटी है कि ये जो स्टडी हुई है 1 से 5 लोगों को लगता है। 26 फरवरी से पहले भी मौजूद होगा, लेकिन उस वक्त किट आई और हमने डायग्नोज किया। तो अब हर रोज 5 से जरा मल्टीप्लाई करें, 1 से अगले दिन 5 हुए, 5 से 25 हुए। जब आप ये करते जाएंगे तो पता चलेगा कि आपके मुल्क के अंदर तो इस वक्त करोड़ के करीब ये वाला जो वायरस है वो लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है। और अगर मैं मान लूं इतने अरसे में कि टेस्टिंग की प्रॉब्लम थी, तो फिर तो सर सड़कों पे लाशें होनी चाहिए थी। आज भी आप कब्रिस्तान का सर्वे कराएं, जो मैंने कराया है, मैं खुद कब्रिस्तानों की रिसर्च ली है पिंडी इस्लामाबाद की। अगर पहले 10 मरते थे लोग दिन में फॉर एग्जांपल, तो 8 लोग मर रहे हैं। अगर कोरोना इतना ही बड़ी बीमारी होती तो आज 10 की जगह कब्रिस्तानों में 20-20 लोग होते। ये डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब कुछ ज़बानी बातें नहीं है। असल मसला ये हो रहा है सर, ये क्यों नहीं हमारे सरकार, बाकी लोग क्यों नहीं इस बात को समझ पा रहे? वो फिर क्यों खौफ फैलाते हैं? वो फिर क्यों लॉकडाउन की तरफ गए? वो फिर क्यों कहते रहे कि जानलेवा है, हर तरफ पैगामात, चीजें, ये सब क्यों होता रहा? अगर डॉक्टर जमाल नासिर साहब ये बात जानते हैं। देखिए, मैंने ये नहीं कहा होता क्यों रहा, उस वक्त के हिसाब से, क्योंकि वायरस नया आया था, एक खौफ था दुनिया में उस वक्त के हिसाब से। लेकिन देखें उस वक्त के हिसाब से तो जो फैसले किए ठीक किए, लेकिन अब बदकिस्मती तो उन्हें चाहिए कि ये जो सरकारी प्रोफेसर जिन्होंने बिठाए हुए हैं ना, उनकी जगह जो पुराने रिटायर्ड लोग हैं, बड़े बड़े नाम के डॉक्टर हैं, उनका एक फोरम बनाएं, थिंक टैंक बनाएं और उनसे डिस्कशन करें। मिसाल के तौर पे दुनिया में, जर्मनी में, अमेरिका में, इंग्लैंड में एंटीबॉडी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, और महीने से 1.5-2 महीने हो गए उन्होंने रिसर्च भी कर दी कि हमारे यहाँ ये, अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया हमारे यहाँ ये मसला नहीं है, अब हमारी बहुत तादाद कम है, हमारे यहाँ हुकूमत जो है वो इजाज़त नहीं दे रही। अब इसके फ़ायदे देखें कितने हैं। पहला फ़ायदा ये कि जो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और जितने लोग नर्सिस उसके साथ काम कर रहे हैं, आप रोज़ाना उनको जो किटें प्रोवाइड करते हैं वो 10,000 रुपये में पड़ता है, डॉक्टर भी, नर्स भी।
और रोज अखबार में और टीवी में एक रोला पड़ा होता है कि जी डॉक्टर या पैरामेडिक या हेल्थ वाले कहते हैं हमें किटें नहीं मिल रही, और हुकूमत डंडे भी मारे हैं, हुकूमत ने आपने देखा अंदर भी डॉक्टरों को किया। इसका बड़ा आसान हल है कि उन तमाम लोगों की जो इन लोगों के साथ कर रहे हैं एंटीबॉडी IgG का टेस्ट करा लें। जिन हेल्थ वर्कर के अंदर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाए उनको वायरस कुछ नहीं कहेगा, उनकी आप ड्यूटियां लगा दें कोरोना वायरस के वार्ड में। एक तो फायदा ये होगा वो जो 10,000 रुपए का आप रोज खर्चा कर रहे हैं, ये एक टेस्ट है जो बड़ा सादा है, सिंपल है और बड़ी जल्दी हो जाता है, खून से हो जाता है। इसका फायदा ये होगा कि वो डॉक्टर सिर्फ मास्क पहन के और ग्लव्स पहन के ड्यूटी करेगा तो वायरस उसको कुछ नहीं कहेगा। इसी तरह ये डाटा कलेक्ट होना चाहिए कि कितने लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे सेहतमंद लोगों के अंदर ये IgG आ चुकी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया था पिम्स के हमने जब ट्रायल किया तो पता चला कई डॉक्टर ऐसे हैं जिनमें एंटीबॉडी आ चुकी है। इसका मतलब ना उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रिसर्च का कंसेप्ट बहुत थोड़ा है, ये प्रॉब्लम आ रही है हमें। अभी तो हमें कोई डाटा नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। दुनिया इस वक्त रिसर्च ये कर रही है कि वायरस आया था, आ गया, तबाही हो गई, लेकिन अब इसको कैसे हमने आगे चल के करना है वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, वो डाटा बना रहे हैं, कैलकुलेशनें कर रहे हैं, और हम अनफॉर्चुनेटली इस काम में लगे हुए हैं। हर आप शय उठा के देखें, हमारे सारे लीडर जिनके पेट भरे हुए हैं, जिनको भूख का मसला नहीं है। आप एक बात याद रखें, जितने चैनल पे बैठ के, नाराज होइएगा मेरी बात से, लोग लॉकडाउन की बातें कर रहे हैं, वो तमाम लोग हैं जिनके घर के चूल्हे भी जल रहे हैं, जिनके पेट भरे हुए हैं, जिनका खाने पीने का कोई मसला नहीं है। जिस मुल्क के 8 करोड़ अवाम एक वक्त की रोटी खाते हो, एक वक्त की रोटी, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, मैंने नहीं कहा, और बहुत सारे करोड़ अवाम जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खाते हो, वहां आपने लॉकडाउन करके उनको मार के रख दिया है। और आप लेकिन डॉक्टर जमाल साहब, बहुत सारे लोग तो बैठ के ये भी बात कहते हैं कि जी बताइए कि इस मुल्क में कौन भूख से मरता है, कौन भूख से मरा। यहाँ पर तो एक दूसरे का ख्याल करने वाली कौम है, रोटी सबको यहाँ पर मिल जाती है। भूख से कोई एक मौत जो रिकॉर्ड हुई हो इस लॉकडाउन के 2 महीनों के दौरान, वो कोई बता दे कि फलां शख्स रोटी ना मिलने की वजह से मर गया। ये भी तो लोग सवाल करते हैं। बिल्कुल आपने जायज़ सवाल किया। तो शुक्र करें कि हमारा कल्चर ऐसा है, वो शुक्र करें कि हम लोगों का ख्याल करते हैं। लेकिन देखें, फिर भी जरा सोचें ना, जो एक वक्त की रोटी, आपने क्या 7 करोड़ लोगों को रोटी दे दी? नहीं दे सके। आपने एहसास प्रोग्राम किया, आपने 2 से बड़े अच्छे प्रोग्राम शुरू किए हों, लेकिन वो सब तक पहुंचे नहीं पहुंचे। आप यकीन करें, आप डाटा कलेक्ट कर लें, तलाक की शरह बढ़ गई है, लड़ाई झगड़ों की शरह बढ़ गई है, नफ्सियाती बीमारियों की शरह बढ़ गई है, खुदकशियों की शरह बढ़ गई है। आप कमाल कर रहे हैं, लोग ज़हनी मरीज हैं। इस वक्त आप देखें कि साइकेट्रियों के जो डॉक्टर हैं, साइकेट्रिक डॉक्टर, उनके पास नंबर ऑफ पेशेंट बहुत इंक्रीज हो गए हैं। आपको पता है चाइना में जब वुहान में उन्होंने लॉकडाउन खोला तो सबसे बड़ा रश किस जगह पाया? हालांकि वहाँ इतना फैमिली ट्रेडिशन नहीं जितना हमारा है, तलाक के दफ्तर में। तो आप ये सोशल एस्पेक्ट सारे भूल जा रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक एक फैमिली जो सेपरेट होती है तो पूरा पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारी बातें हमें जहन में रख के जो है ना, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ किसी दिन आप 5 गरीब लोगों को बुलाएं, किसी झुग्गी वाले को बुलाएं, किसी गरीब आदमी को बुलाएं, फिर पूछेगा यार लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कभी ये सर्वे आप करीब के इलाकों में जाके कराएं। नहीं सर, देखिए लॉकडाउन तो डॉक्टर साहब वो आइडियली नॉर्मल सिचुएशन में तो कभी किसी ने नहीं कहा कि लॉकडाउन कर दें। ये तो इसका हामी तो कोई नहीं है कि नहीं काम नहीं चले या कारोबार नहीं चले, वो तो हर कोई चाहता है। लेकिन बात यही थी कि जो आपको एहतियाती तदाबीर हैं उनमें लॉकडाउन इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ वायरस फैलेगा, लोग मरेंगे, अमवात होंगी। उसको रोकने के लिए सरकार ने इस लॉकडाउन की बात की। अब गरीब आदमी से अगर हम पूछें तो वो तो जब ये अगर वाकई ऐसा होता, इतनी संगीन सूरत हाल, तब भी उसने कहना था भाई खैर है मैं ज़िंदा रह लूँगा, खोलो लॉकडाउन, मैंने अपनी रोटी का बंदोबस्त करना। तो किस तनाजुर में इस सारे मामले को देखा जाए कि गवर्नमेंट ने को खुशी से तो नहीं कहा, जहाँ आपने कहा कि चेयरमैन NDMA का बयान आपने कोट किया, मैंने इमरान खान साहब की स्टेटमेंट दी कि वो इसकी फेवर में नहीं थे, लेकिन करना पड़ रहा था क्योंकि मजबूरी थी कि एक तासुर यही था कि जी बहुत तेज़ी से फैल जाएगा और अमवात इतनी हो जाएंगी कि दफनाने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। देखिए, मैंने आपसे इख्तिलाफ नहीं किया इस बात पे। शुरू में यही तासुर था, लॉकडाउन शुरू में ठीक हुआ, मैं ये नहीं कहता डे 1 से गलत हुआ है, क्योंकि पता नहीं था कि ये वायरस कैसे बिहेव करेगा। उस वक्त बिल्कुल ठीक किया गया, क्यों पता नहीं था कि 100 में से 50 बंदे मार देगा। उस वक्त बिल्कुल हुकूमत ने सही फैसला किया था, जो भी हुकूमतों ने किया। लेकिन जब वक्त के साथ साथ आप फैक्ट एंड फिगर पे बात करें तो पता ये चला कि ये वायरस पाकिस्तान में इतना खतरनाक नहीं है। ये भी फ्लू वायरस की तरह है, ये भी आम नज़ला जुकाम की तरह है, और ये बिहेव भी ऐसी कर रहा है। यकीन कीजिए आप सर, देखें, आपको मैंने फिगर दी थी कि जहाँ 1000 बच्चा मर रहा है, अगर 30 बंदा मर रहा है
और वो भी यकीन करें नमूनिया से इससे हर साल ज़्यादा मरते हैं। आपको पता है फ्लू वायरस का जो मॉर्टेलिटी रेट है दुनिया में 1% है। हमें वो चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं ये बार बार कहता हूँ कि वो उस वक्त लॉकडाउन ठीक हुआ था, फिर आस्ता आस्ता एक कंसेप्ट आया स्मार्ट लॉकडाउन का, वो भी ठीक हो गया। लेकिन जब जो स्टडियाँ आ रही हैं दुनिया की, मैंने आपको फ्रांस की, स्पेन की, मैंने आपको न्यूयॉर्क अमेरिका की, मैंने आपको स्वीडन की स्टडी दी है कि अब वो भी मान रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाना चाहिए, लोगों को ज़्यादा एक्सपोज करें, लोगों में इम्यूनिटी पैदा करें। अब तो वो भी कह रहे हैं, आप देखें अमेरिका में क्या हुआ है ख़ास टाइम के बाद, वो हमसे ज़्यादा वेल ऑफ लोग हैं, वो हमसे ज़्यादा खाते पीते लोग हैं, वहाँ खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ आप देखेंगे जब एक ख़ास टाइम गुजर गया तो वहाँ अमेरिका की सड़कों पे लोग खुद ब खुद निकल आए हज़ारों की तादाद में कि लॉकडाउन कबूल नहीं है। तो आप ये सोचें वो माशरा जहाँ इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त है वो लोग तक परेशान हो गए। आप यकीन कीजिए कि अगर थोड़े दिन और ये लॉकडाउन ना खोलते तो बहुत खौफनाक सूरत। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अमवात, रिकॉर्ड अमवात हमने यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में देखी, वहाँ ये वायरस क्या डिफरेंट शक्ल में है पाकिस्तान से, और फिर इम्यून सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, और ये रियलिटी है कि वहाँ ये सारी अमवात कोरोना से ही हुई हैं और इतने बड़ा फिगर? नहीं देखें, ये तो दुनिया में पहली बात ये कि ये तो मैंने अभी आपको सारी अपनी फैक्ट एंड फिगर से साबित किया है कि पाकिस्तान और भारत और ये बंगला, भूटान, ये सारे जो सार्क की कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका, ये सारी, इनमें कम से कम हमारे सार्क कंट्री में जो वायरस आया है वो म्यूटेट हो चुका है। ये तो अब कंफर्म हो गई है बात कि ये वो वायरस नहीं है अब जो यूरोप में फैला हुआ था। ये वायरस वो है, और खुदा का शुक्र अदा करें कि ये वो वायरस है जिसकी अब यानी कि तो पैथोजेनिसिटी है, जिसका मतलब है जो दो लोगों को मारने की सलाहियत रखता है, वो बहुत कम हो चुकी है। नहीं, वायरस तो एक ही है ना, या वायरस ये अलग-अलग है डॉक्टर साहब? नहीं, वो वायरस मुख्तलिफ है। मैं बार बार तो यही बता रहा हूँ, जो यूरोप का वायरस है, जो चाइना का वायरस है। अच्छा, मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद वायरस की इंटेंसिटी यहाँ पे कम है, वायरस एक ही है, वहाँ पर ज्यादा। लेकिन मैंने आपको बताया था, मैंने अभी आपको बताया था कि अताउर रहमान के वालिद साहब जमीलुर रहमान इंस्टीट्यूट में स्टडी हो चुकी है कि वायरस 9 जगह से म्यूटेट कर चुका है। सही। अब आपको देखें, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई। अब ये जो आपने अक्सर लोगों का सवाल होता है ना, किटें, आपको सवाल ये करना चाहिए किटों का क्या मसला हो रहा है, क्योंकि किसी का पॉजिटिव आ रहा है, किसी का नेगेटिव आ रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो मेरी लिस्ट में था जी सवाल, अच्छा हुआ आपने उसको एड्रेस कर दी। हाँ जी। अब देखें ना, अब सवाल ये हो रहा है कि यही इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस वक्त वायरस पे बड़ी स्टडी हो रही है। एक तो तय हो चुका कि जो वायरस यूरोप का है वो पाकिस्तान का नहीं है, वो बदल चुका है। आप ये देखें, जब वायरस में म्यूटेशन होती है ना, या किसी भी इवन जीन्स में थोड़ी सी भी म्यूटेशन होती है, तो ये देखें थैलासीमिया की बीमारी हो जाती है, हीमोफीलिया की बीमारी हो जाती है, इवन लोग कहते हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। अब तो क्रोमोसोम और जीन्स पे स्टडी हो रही है कि ये कहीं ना कहीं कोई ब्रेक डाउन होता है, तो जिससे जब वायरस का 8 जगह से म्यूटेट कर गया यूरोप वाला वायरस पाकिस्तान में, तो डेफिनेटली वो वायरस जो वहाँ बहुत खतरनाक था, जो चाइना में बहुत खतरनाक था, जो ईरान में बहुत खतरनाक था, वो अल्लाह के फजल से को अल्लाह ने आपके ऊपर करम कर दिया, और वो वायरस अब कम खतरनाक, पाकिस्तान का जो वायरस है मुख्तलिफ है और कम खतरनाक है। अब रहा टेस्ट का, अक्सर ये बहुत ज़्यादा यानी कि शोर हो रहा है और बड़ा जायज़ भी हो रहा है कि कहीं लेबॉर्ट्री का कुछ रिजल्ट आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे कहा है कि सरकार कुछ दे देती है और प्राइवेट कुछ दे देती है। असल में इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि ये वायरस एकदम आया। जो पीसीआर है, इसकी किटें इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती जितनी जल्दी डेवलप कर ली गई, सालों लग जाते हैं। तो वो चाइना ने सबसे पहले किटें लाई, क्योंकि चाइना का गुजर गया, वो बरतानिया और इधर उधर जब पहुंचा तो चाइना वालों ने किटें बनानी शुरू कर दी। उसके बाद अब अमेरिका और जर्मनी वालों ने बनानी शुरू कर दी। क्योंकि ये वायरस बहुत नया था, इनकी वो क्वालिटी किटों की नहीं है। अभी भी ये कोई लेबॉर्ट्री कंपनी क्लेम नहीं कर सकती कि हमारा पीसीआर 100% एक्यूरेट है। डॉक्टर साहब, आखिरी कुछ वक्त है, बिल्कुल मुझे वाइंड अप करना है। मैं ये समझूं कि मुश्किल वक्त हमने गुजार दिया पाकिस्तान ने, और अब कोई ऐसी खतरे की बात नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? सिर्फ अपनी एहतियाती तदाबीर सब जारी रखें। और मेरा यही है जो आपने बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो खतरनाक टाइम गुजर गया है, लेकिन अब आवाम से एक गुजारिश है हाथ जोड़ के कि एहतियाती तदाबीर करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसेस रखें। जो हुकूमत वक्त ने आपको एहतियाती तदाबीर बताई हैं वो करें, अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए और अपनी कौम के लिए, क्योंकि ये वायरस अभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इन एहतियाती तदाबीर से हम इससे बच सकते हैं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर जमाल नासिर साहब, आपके वक्त का। बड़ी एक मुख्तलिफ नौइयत की गुफ्तगू और बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें जो आज इस प्रोग्राम में हमें
बिलखुसूस ईद के इन दिनों में जानने को मिली, क्योंकि एक तरफ बिल्कुल डिफरेंट बयानियाँ हैं, डिफरेंट नैरेटिव्स हैं, और जो डॉक्टर साहब ने कहा वो बिल्कुल डिफरेंट है। बट नेवरदलेस अगर ये जो बात डॉक्टर जमाल साहब की है उसको भी अगर आप ये समझें और यकीन करें कि बिल्कुल वायरस अब उतना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जो उनकी आखिरी बात थी वो बहुत सिग्निफिकेंट है कि इसका ये मतलब नहीं कि आप एहतियात छोड़ दें। वो तमाम तर SOPs जो हुकूमत बता रही है उनको फॉलो करें, उन तमाम SOPs पर अमल दरामद करें, और ज़्यादा इस बात पे पैनिक करने या परेशान होने की शायद हमें अब उतनी ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं जी कि बिल्कुल ये मामला ख़त्म हो जाए और सब को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।